जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पाकिस्तान अफेयर की सीरीज़ है उसमें चैम्प्सफोर्ड मॉन्टेगो एंड चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स का है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, तो जिससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मैं मज़ीद वीडियो बना सकूँ आप लोगों के लिए। चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स मॉन्टेगो। चैम्प्सफोर्ड एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और एक जो है वो यहाँ था, वाइस राय था या गवर्नर जनरल। तो चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म जो है इसमें एक क्वेश्चन एमसीक्यूज भी आता है और वैसे जो इसकी जान है ना, इसका मेन है वो आपने देखना है क्या है, एसेंस जो है जिसे हम कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, उसके बाद हम लेक्चर करते हैं। इसके इसके अंदर डेआरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है। ये बहुत दफ़ा पेपर में आता है, व्हाट इज डेआरकी सिस्टम। डेआरची कह लें, डेआरकी कह लें। डेआरकी सिस्टम जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। डेआरकी का मतलब होता है दो, मतलब सेंटर और प्रोविंस के अंदर जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो होंगी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में भी है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस के अंदर गवर्नमेंट होती है अलहदा, फेडरल गवर्नमेंट अलहदा होती है। इस तरह ये डेआरची सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था टैगो चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर। तो डेआरची सिस्टम जो था ये 1919 में आया और ये एमसीक्यूज आते। हाँ जी। तो डेआरची सिस्टम 1919, और ये कब तक रहा जी, ये पूछ लिया जाता है। ये 1937 तक रहा। ठीक है, लेकिन एक और एमसीक्यूज आता है कि डेआरची एबोलिस्ट, डेआरची एबोलिस्ट। इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था 1935 में। 1935 का जो इंडिया एक्ट आया उसके तहत, इंडिया एक्ट के तहत ये सिस्टम खत्म कर दिया गया था, लेकिन खत्म होने में भी तो टाइम लगता है ना। तो डेआरची जो है ऑपरेशनलाइज्ड रहा, ऑपरेशन में रहा, इन ऑपरेशन। अभी ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ बीपीएससी में, उसमें ये पूछा हुआ डेआरची सिस्टम इन ऑपरेशन 1937, क्योंकि 1935 के इंडिया एक्ट के तहत इलेक्शन हुए थे। लेकिन याद रखना, इंडियन एक्ट के तहत जो इलेक्शन हुए हैं वो 1937 में हुए हैं। ठीक है, 35 में इंडिया एक्ट के तहत इलेक्शन होने थे। पूरे इंडिया को 11 सूबों में डिवाइड कर दिया था ना, ये आगे पढ़ेंगे हम, इंडिया एक्ट 1935। इसी के तहत तो पाकिस्तान का वो बनाया गया था ना, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था शुरू में, इन 1935 इंडिया एक्ट। ये आपने बातें याद रखनी। और ये डीआरसी सिस्टम मैंने आपको सारा बता दिया। तो मोन्टेगो एंड चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये चीज़ें होंगी। तो जब ये चीज़ें आपके माइंड में होगी, अब हम इन्हें पढ़ेंगे तो आपके लिए अब आसानी हो जाएगी। डीआरसी सिस्टम 1937 तक ऑपरेशनलाइज रहा, लेकिन 1935 में इंडिया एक्ट के तहत इसे अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, और इंडिया में जो इलेक्शन हुए थे वो 1937 में कांग्रेस ने जीते थे ना, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री आ गई थी। ठीक है, तो ये सारा जो है आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, ताकि आपको इसके अंदर से मैं बातें बता सकूं और कंसेप्ट जो है वो मैं आपको क्लियर करवा। मॉन्टेगो चैम्प्सफोर्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जी, और एक गवर्नर जनरल थे। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पहले बात कर लिया ना, जो 1909 में आए। एमिंग एट विनिंग द सपोर्ट ऑफ मॉडरेट फैक्शन विद इन द कांग्रेस, बट दीज रिफॉर्म्स कुड नॉट सेटिस्फाई एनी सेक्शन। कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो थे वो आए थे, क्योंकि बेसिकली उनके आने का मकसद ये होता था कि भाई इधर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर हैं, मतलब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और इधर जो पॉपुलेशन बसती है, उनको जो है ना सबके ग्रीवियंसेस को एड्रेस किया जा सके, ताकि वो कलेक्टिव जो है ना सरवाइव कर सके ना, सब इकट्ठे मिलके रह सकें, और हमारी जो इनके ऊपर डोमिनेंसी है या ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है इनके ऊपर, वो क्या हो जाए, मेंटेन रहे।
लेकिन इधर क्या होगा, अब आगे आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, एक मानेगा बात तो दूसरा नहीं मानेगा, दूसरा बात मानेगा तो पहले नहीं मानेगा। ये चीजें चलेगी ना, ये सिंपल ऐसे कैस्केडिंग इवेंट है। ये 1947 तक ऐसे ही होते हैं ना, कायदे आजम मानता है तो गांधी नहीं मानता, गांधी मानता है तो कायदे आजम नहीं मानता। और फिर एंड पे वो ब्रिटिश थक जाते हैं, वो कहते हैं चलो यार इनको ना अलहदा वतन दें। अभी ये सारे इवेंट्स हैं एक सीरीज में, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को पाकिस्तान अफेयर बहुत मुश्किल लगता है, हिस्ट्री खास तौर पे। तो हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान है। अगर आप इस तरह की चीज़ों को एक स्ट्रिंग में, एक कैस्केडिंग इवेंट सीरीज में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो मिंटो मॉर्ले साहब आए थे, ये मैंने पढ़ाया। उसके बाद लखनऊ पैक्ट हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। हम पिछली, अगर आपने नहीं देखी तो पिछली लेक्चर सीरीज मेरी देख सकती हैं, उसमें मैंने ये सारा बताया। तो इन दिस सर्कमस्टेंसेस लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाज सेंट टू इंडिया एज अ न्यू गवर्नर जनरल, ये मैंने बताया। मोन्टेगो जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और चेम्सफोर्ड है, ये क्या है, गवर्नर जनरल भेज दिया ना। अब देखें, मोन्टेगो एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, तो ये क्या है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और ये क्या है जी, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल। ये दो बंदे थे यहाँ पे। ठीक है, मोन्टेगो visited India and held meeting, uh, implementation of declaration Montego visited India। मोन्टेगो 1918 1917 में विजिट किया था 2 दफा इंडिया में, एंड हेल्ड मीटिंग, क्योंकि ये मैंने बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, तो ये विजिट करने आया था। हेल्ड मीटिंग विद गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड एंड मोन्टेगो कंपाइल्ड, ये ठीक है, ये आप क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, मोन्टेगो एंड चैम्सफोर्ड फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान दे प्रेजेंटेड अ सिस्टम नोन एज DRG। ये मैंने आपको बताया DRG सिस्टम, DRG system introduced. The publication of the report. The 19 reforms were prepared on the basis of this report. The Montego-Chelmsford reform has the following main features. अब इसके मेन फीचर देखें। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफॉर्म टू ट्रेन द इंडियंस फॉर रनिंग देयर सेल्फ गवर्नमेंट। इंडियन वाले कह रहे थे ना कि हमें अपनी गवर्नमेंट बनाने थी, मीन्स के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी। तो ये था कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया वालों को चलानी नहीं आती, तो ऐसा ऐसा देंगे। द ट्रेनिंग प्रोसेस वाज स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोविंस। आहिस्ता आहिस्ता प्रोविंस से स्टार्ट होगा। नो अरेंजमेंट वाज मेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडियन एट द सेंटर। कहते हैं कि प्रोविंस के अंदर आप अपनी हुकूमत चलाएं, सेंटर के अंदर जो है ना मेन जो बैठे होंगे वो हम बैठेंगे। However, certain initiative were taken enable the Indians to take part in administration। आहिस्ता आहिस्ता इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट रूल देना चाह रहे हैं ना, तो कहते हैं कि प्रोविंस के अंदर आप अपनी हुकूमत चलाएं बेशक, लेकिन सेंटर के अंदर हम आपके बाप हैं, हम बैठे हैं, आपको कंट्रोल करें। द नंबर ऑफ इंडियन इन गवर्नर जनरल एग्जेक्टिव काउंसिल वाज इंक्रीज। अब इसमें देखें क्या क्या, गवर्नर जनरल की जो एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी ना, जैसे एग्जेक्टिव होते हैं आज, आप ब्यूरोक्रेट लगते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं, तो उसके अंदर इंडियंस को बढ़ाया गया 3 तक। पहले 3 भी नहीं थे। ये आ जाता है कि पहली बार कब बढ़ाया गया, 3, मोन्टेगो चेम्सफोर्ड। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज सेटअप। बाई कैमरल होगा ना, सूबों के अंदर और सेंटर के अंदर। द लोअर हाउस नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ILA कहते हैं, while the upper house known as काउंसिल ऑफ स्टेट। CO ऐसे याद रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट और ILA, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल लोअर हाउस, और अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो उधर सारे ब्रिटिशर्स थे, मेन पावर उनके पास थी। लेजिस्लेटिव कंसिस्ट ऑफ 145 members while the council of state 60 members। member of the lower house were elected for 3 year, 3 साल के लिए थे जो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, 3 साल के लिए। whereas the member of the upper house were elected for a period of 5 years। छोटी सीट जो है जिसमें इंडिया वाले थे उसके 3 साल, और बड़ी सीट जो है वो 5 साल। 1920 में Indian Legislative Council played for all practical purposes the role of an advisory body। It could not press any proposal against the official majority, no it could be success in the executive। लेजिस्लेटिव वर्क वाज डिवाइडेड टू सेंटर, वही वाली बात डीआर की है ना। अब कानून साजी का जो काम है वो भी डिवाइड हो गया, आधे आधे में सेंटर करेगा और प्रोविंस करेगा। अभी हमारी जैसे लिस्टें बनी होती है ना, कॉन्क्रीट लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और सेंटर वफाकी लिस्ट।
कि ये काम सेंटर करेगा, ये काम प्रोविंस करेंगे, ये काम जो है ये कॉन्करेट है, दोनों करेंगे ना मिलके। तो ये वाली लिस्ट बना दी है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। सेंट्रल सब्जेक्ट इंक्लूडेड डिफेंस, फॉरेन, करेंसी, अफेयर, कस्टम, रिलेशन विद इंडियन, टेलीफोन, करेंसी, सारा कुछ तो अपने पास रख लिया ना। मेन देख, करेंसी भी अपने पास रख ली उन्होंने, डिफेंस भी अपने पास रख लिया, फॉरेन अफेयर भी अपने पास रख लिया, कस्टम भी अपने पास रख लिया। दो सब्जेक्ट विच आर नॉट ट्रांसफर टू प्रोविंस पर रिगार्डेड एज सेंट्रल सब्जेक्ट, तो ये सेंट्रल सब्जेक्ट कहते हैं। द पावर ऑफ द मेंबर, प्रोविंशियल सब्जेक्ट में आप हेल्थ दे दिया था, इरिगेशन दे दी थी, एजुकेशन दे दिया था, और एग्रीकल्चर। द पावर ऑफ द असेंबली वर आल्सो इंक्रीज्ड। 1919 से पहले असेंबली कुड नॉट मूव एडजर्नमेंट मोशन, लेकिन अब एडजर्नमेंट मोशन कर सकती थी। द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम वाज केप्ट, ये राइट जो है ये रखा गया था। आगे आके ये राइट खत्म करेंगे ना, नेहरू रिपोर्ट आएगी ना जब 1928 में, तो फिर ये खत्म करते हैं। फिर मुसलमानों को पता चलता है, फिर कहते आजम 14 नकात देते हैं ना। अभी ये कह रहे थे कि ठीक है आपको देते हैं। अंडर द रिफॉर्म द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू गेट हिज सैलरी फ्रॉम द ब्रिटिश एक्सचेकर, प्रीवियसली ही वाज पेड फ्रॉम इंडियन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी होगी वो ब्रिटिश से लेगा, पहले इधर से लेता। It was announced after the 10 year a commission would be set up to assess the success or failure. 10 साल के बाद एक 10 साल तक कमीशन बनाया जाएगा जिसको देखेगा। अभी ये डीआर की है, इधर से समझ आ गया। सेंट्रल, प्रोविंस। प्रोविंस के अंदर दो चीजें हैं, रिजर्व सीट्स, रिजर्व सब्जेक्ट इंडियन सिविल सर्विसेज के पास, और ट्रांसफर सब्जेक्ट मिनिस्ट्रियल फ्रॉम प्रोविंस। ये चेम्सफोर्ड और मोंटेगो रिफॉर्म्स थे। इसमें डीआरची सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। डीआरची वाज अ यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट व्हिच रिमेन्ड ऑपरेटिव इन 9 प्रोविंसेस फॉर 16 ईयर्स। आपको मैंने बता दिया। 1919 में अगर आप 16 ऐड करते हैं तो ये 1935 बनता है, लेकिन याद रखना 1937 तक रहा। ठीक है, तो फॉलोइंग रीजन की वजह से ये चल ना सका, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म synchronized with a very inauspicious combination of circumstances. The political atmosphere was extremely tense due to Rowlatt Act. इस दौरान एक रॉबलेट एक्ट आ गया था ना, उसकी वजह से पॉलिटिकल स्फेयर 1919 में रॉबलेट एक्ट आया, याद रखो। रॉबलेट एक्ट के तहत जो है ना, ब्रिटिशर्स को एक इख्तियार दे दिया गया था कि वो किसी भी बंदे को पकड़ सकते हैं ना, और 3 महीने या 4 महीने कैद में डाल सकते हैं बगैर पूछे। कोई अगर आपको ऐसे मशकूक लगता है, ऐसे तो नहीं पकड़ सकते ना। ये रॉबलेट एक्ट के तहत एक्स्ट्रा इख्तियार दे दिए थे, जिस वजह से ये सिस्टम जो है ये जो करता था बात पकड़ लेते थे उसे। मैसेकर एट जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग में भी मैसेकर हुआ 1919 में। Ended all aspects of improvement in situation. Meanwhile, Britain hostile attitude towards Turkey severely hurt the feeling of Muslim. इसमें फिर ये देखें, सेकंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रही है ना, 1919 की बात हो रही है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में फिर तुर्की जो था, तुर्किया जिसे हम कहते हैं अभी, ये पहले पूरा ऑटोमन अम्पायर थी ना, तो ऑटोमन अम्पायर खत्म हो रही है, और इसके टुकड़े कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स का भी हाथ है। तो मुसलमान जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए ना। अभी हिजरत मूवमेंट भी, तहरीक खिलाफत मूवमेंट भी चलेगी ना 1919 में। तो वो ये अब बता रहे हैं कि उस वजह से भी मुसलमान इनके खिलाफ थे, तो वो सही ताल्लुक ही नहीं बन पा रहा था सेंटर और प्रोविंस का। ठीक है। Turkey severely had the feeling of the Muslim. The Indian Muslim could not longer remain silent over the dismemberment of the Ottoman Empire. तो मुसलमानों ने जो है ना वो तहरीक चलाई थी, जिस तरीके खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू हुई थी ना 1920 में। इसके तहत ये था कि भाई जो ब्रिटिशर्स के साथ है ना, अदम ताउन कहते हैं, नॉन कॉपरेट करो, ताउन ना करो। ताउन ना करने का मतलब अदम ताउन, मतलब जो इनका सामान आता है ये भी ना लो, अपने देश की चीज़ें यूज़ करो, और ये चीज़। An important feature of parliamentary system is that all the ministers are jointly responsible for their work. The diarchy system was an attempt to create a responsible government, but this fundamental principles of parliamentary system was ignored. Parliamentary system में होता है कि सारे जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई एक अगर गलती करता है तो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखा होगा ना, इमरान खान की जगह अली मोहम्मद खान या दूसरे भी जगह होते हैं ना। तो आपकी हुकूमत ने क्या किया, तो हर एक बंदा जो है वो पूरों के बता रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरह था डीआर की, लेकिन ये सही तरीके से चला नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल प्रोविंशियल मिनिस्टर वर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। हर कोई अपना अपना, हर किसी ने अपनी डेट डेट की मस्जिद बनाई। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट वाज आल्सो इनअप्रोप्रिएट। प्रिंसिपल जो थे वो भी गलत तरीके से किए हुए थे ना। तो अंडर द रिफॉर्म द गवर्नर वर
गिवन अनलिमिटेड पावर, गवर्नर के पास अनलिमिटेड पावर थी। तो जो मेन सेंटर में बैठे उसके पास अनलिमिटेड पावर है, तो प्रोविंस क्या चलेंगे, वो अपनी मर्जी से गवर्नर बाईपास कर देगा उनकी बातों को। अब ये याद रखें, डीआरके सिस्टम में एक सेंटर था और एक प्रोविंस। तो प्रोविंस में आप थोड़े बहुत इख्तियार तो दे रहे हैं, लेकिन ऊपर जो मेन है डिफेक्टो, हकीकत में जो है वो ये है ना, गवर्नर जनरल, ये सारी बातें इनकी बाईपास कर देगा। ये वाली वजूहत थी जिसकी वजह से डीआरके क्या हो गया, फेल हो गया। मजीद हम इसके मैसेकर पढ़ेंगे कल, जालियांवाला बाग।